मुंबई की पुरानी संकरी गलियों में बसा था शांति सदन। एक ऐसी इमारत जिसकी हर ईंट में दशकों की कहानियां दफन थीं। मानसून का महीना था, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा में सीलन की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। इसी इमारत के तीसरे माले पर अपने छोटे से सीलन भरे अपार्टमेंट में रजत बैठा था। रजत, उम्र लगभग 37, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी जिंदगी कंप्यूटर स्क्रीन और चाय के कप के बीच सिमट गई थी। उसकी एक अजीब आदत थी, तनाव में या सोचते हुए वो उंगलियों से दीवारों पर थपथपाता था। ये एक अनजाने सुख की तलाश थी या शायद किसी अनकही आवाज को ढूंढने की कोशिश। आज भी वो यही कर रहा था। उसकी उंगलियां दीवार पर नाच रही थीं जब एक जगह एक अजीब सी खोखली आवाज आई, ठक ठक ठक। बाकी जगह दीवार ठोस थी, लेकिन यहां एक खालीपन था। रजत चौंक गया। उसने फिर थपथपाया। आवाज वैसी ही थी। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज उठा, क्या था उस दीवार के पीछे? ये सवाल एक बीज की तरह उसके जहन में बोया गया, जो अब अंकुरित होने को बेताब था। आज भी वो यही कर रहा था। उसकी उंगलियां दीवार पर नाच रही थीं जब एक जगह एक अजीब सी खोखली आवाज आई, ठक ठक ठक। बाकी जगह दीवार ठोस थी, लेकिन यहां एक खालीपन था। रजत चौंक गया। उसने फिर थपथपाया। आवाज वैसी ही थी। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज उठा, क्या था उस दीवार के पीछे? ये सवाल एक बीज की तरह उसके जहन में बोया गया, जो अब अंकुरित होने को बेताब था। वो रात रजत के ये बेचैन कर देने वाली थी। अगली सुबह उसने हिम्मत करके छीनी और हथौड़ा उठाया। दिल की धड़कनें तेज थीं। छोटे छोटे टुकड़ों में उसने प्लास्टर हटाना शुरू किया। धूल का गुबार उठा और उसके नीचे एक लकड़ी का पुराना बक्सा मिला, छोटा सा भूरे रंग का, जिसे सावधानी से दीवार में छुपाया गया था। बक्से पर मिट्टी की परत जमी हुई थी। उसने उसे खोला। अंदर एक पीली पड़ चुकी डायरी थी, कुछ पुराने अखबार की कतरनें और एक जंग लगी चाबी। अखबार की कतरनें 1980 के दशक की थीं। एक खबर चीख चीख कर कह रही थी, शांति सदन से युवती माया का रहस्यमय ढंग से लापता होना। माया। रजत ने कभी ये नाम नहीं सुना था, लेकिन शांति सदन, 1980 का दशक, ये सब उसके दादाजी के समय का था। क्या इसका कोई संबंध उसके परिवार से था? उसने डायरी उठाई। वो पुरानी चाबी डायरी के ताले में फिट हो गई। उसे अपनी पड़ोसन सुशील चाची की याद आई। चाची की उम्र 75 के करीब थी और वो शांति सदन की सबसे पुरानी बाशिंदों में से एक थी। रजत उनसे मिलने गया, उन्हें माया और अखबार की कतरनों के बारे में बताया। सुशील चाची का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर, एक पुरानी उदासी छा गई। माया, बहुत पहले की बात है बेटा, तुम ये सब क्यों खोद रहे हो? उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। वो जमाना ही अलग था, कुछ बातें राज ही रहे तो बेहतर है। वो अचानक उठ खड़ी हुई और चाय बनाने का बहाना करके कमरे से चली गईं। रजत को लगा वो कुछ छुपा रही हैं या किसी से डर रही हैं। उनके कमरे से जाते ही रजत की नजरें उनकी अलमारी पर पड़ीं। पुरानी तस्वीरों के बीच एक तस्वीर में एक युवा औरत थी, गले में एक विशिष्ट डिजाइन वाला लॉकेट पहने। ये वही लॉकेट था जो उसकी दादी जी हमेशा पहनती थी। रजत के मन में सवाल और गहरा गया। रजत अपने अपार्टमेंट लौट आया और डायरी के पन्ने पलटने लगा। ये उसके दादाजी की डायरी थी। शुरुआती पन्ने सामान्य थे, रोजमर्रा की बातें, लेकिन बीच में एक तारीख के बाद से लहजा बदल गया था। डायरी में लिखा था कि माया, जो शांति सदन में ही रहती थी, एक बड़े और प्रभावशाली परिवार के बेटे के प्रेम जाल में फंस गई थी। मैं माया को जानता था। वो एक नेक लड़की थी। वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी, पर उसका परिवार नहीं माना। उन्होंने माया को धमकाया। मैं उसकी मदद करना चाहता था, पर मैं अकेला क्या कर सकता था? दादाजी ने लिखा था। फिर एक दिन माया गायब हो गई। डायरी के अगले पन्नों में भय, लाचारी और एक समझौते का जिक्र था। राज अब स्पष्ट होने लगा था। उसका दादाजी इस अपराध के साक्षी थे और शायद मजबूरन इसका हिस्सा भी। रजत को एक पल के लिए घिनाई, फिर समझ आया कि दादाजी ने अपने परिवार को बचाने के लिए ये भयानक बोझ उठाया था। उसने पलट कर देखा। उसके कमरे की दीवार, जहां वो बक्सा मिला था, अब एक अलग कहानी कह रही थी। अगले दिन रजत फिर सुशील चाची के पास गया। इस बार उसके हाथ में डायरी और वो तस्वीर थी जिसमें माया के गले में लॉकेट था। चाची ने जैसे ही लॉकेट देखा, उनके मुंह से चीख निकल गई। ये लॉकेट, ये तो माया का ही था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रजत, मैं तुम्हें सच बताती हूं, माया तुम्हारी मां की छोटी बहन थी, तुम्हारी मौसी। वो उस परिवार के बेटे जयंत के बच्चे की मां बनने वाली थी। जयंत के पिता ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। तुम्हारे दादाजी ने सब देखा था। उन्होंने माया को बचाने की कोशिश की, लेकिन जयंत और उसके आदमियों ने उन्हें धमकाया।
उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे दादाजी ने मुंह खोला तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी माँ और तुम्हें बचाने के लिए ये राज दफन कर दिया। चाची ने बताया कि जयंत आज भी जिंदा है, शहर का एक नामी गिरामी बिल्डर है। तुम्हारे दादाजी ने शायद कोई सबूत छोड़ा होगा उस पुराने अंगीठी के पीछे की दीवार में, उन्होंने कहा। उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। रजत भागा अपने अपार्टमेंट, वो अंगीठी जिसे उसके दादाजी ने हमेशा छूने से मना किया था, जहां वे सर्दियों में आग तापते थे। उसने वहां की ईंटें हटाईं, हाथों में मिट्टी और कालिख लग गई, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। एक ढीली ईंट के पीछे एक छोटा सा डब्बा मिला, उसके अंदर वही लॉकेट था, और लॉकेट के अंदर एक बहुत छोटी पीली पड़ी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर जयंत का पूरा नाम और उस जगह का पता लिखा था जहां माया को आखिरी बार देखा गया था। रजत के हाथ कांप रहे थे। सदियों का बोझ, अनकही सच्चाई, दादाजी का बलिदान, सब इस एक छोटे से कागज के टुकड़े में सिमट गया था। उसने गहरी सांस ली। आंखों में एक नई चमक थी, न्याय की चमक। रजत ने सीधे पुलिस से संपर्क नहीं किया। वो जानता था कि जयंत के संबंध कितने गहरे थे। इसके बजाय उसने अपने एक पत्रकार दोस्त, जो एक खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, को गुमनाम रूप से डायरी, लॉकेट और अखबार की कतरनों की प्रतियां भेजी। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी, बस इतना कहा कि उसे ये सबूत शांति सदन की एक पुरानी दीवार में मिले हैं। हफ्तों बीत गए। शहर के बड़े अखबारों और टीवी चैनलों पर खबरें छपने और चलने लगी। जयंत के काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा। एक बड़े स्कैंडल ने शहर को हिला दिया। रजत अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से बारिश देख रहा था, जो अब हल्की पड़ गई थी। हवा में सीलन की गंध अब भी थी, पर अब उसमें एक अजीब सी शांति खुली हुई थी। कुछ दीवारें सदियों की चुप्पी तोड़ देती हैं, और कुछ सच बारिश की बूंदों की तरह देर से ही सही पर अपनी राह बना ही लेते हैं।